जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की। दोस्तों, हाल के समाचार पत्रों में ये न्यूज बनी हुई है, तो आइए जानते हैं इसकी बात शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो आपको बता दूं कि अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अनाउंसमेंट किया है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज के लिए क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये क्या है, तो ये डिजाइन किया गया है इसलिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको स्कूल लेवल पर, हायर एजुकेशन लेवल पर, वोकेशनल स्तर पर और जो उनकी स्किल एजुकेशन है उसके तहत उनको क्रेडिट दिए जा सके। ये एक प्रकार की आइडेंटिटी होगी। जैसे एक सिंपल सी बात मैं समझाता हूं कि जिसके क्रेडिट ज्यादा, इसका मतलब उसके पास उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारे अंक होते हैं, जिसके पास जितने ज्यादा अंक उसके पास उतना ज्यादा ज्ञान। उसी प्रकार ये क्रेडिट होंगे, जिनके पास जितने ज्यादा होंगे क्रेडिट, इसका मतलब उनके पास उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन, उतनी ही ज्यादा जानकारी, उतनी ज्यादा हुनर यहाँ पे होगा, ऐसी पहचान होगी। ठीक है, तो ये क्या है सिस्टम, किस तरीके से मिलेंगे क्रेडिट, आइए सारी बात जानते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों, अगर हम जानें कि ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, तो इसके द्वारा देखिए यहाँ पर एकेडमिक ईयर को डिफाइन किया गया है। सबसे पहली बात, एकेडमिक ईयर को डिफाइन कैसे किया गया है कि अब एकेडमिक ईयर जो होता है वो अब एक वर्ष का नहीं रहेगा। वो हर स्टूडेंट के लिए एक डेफिनेट नंबर ऑफ आवर्स होंगे। समझ गए? यानी हर एक स्टूडेंट को एक निश्चित घंटों की क्लासेस पूरी करनी होंगी, तभी उनका एक एकेडमिक ईयर पूरा माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कहा है कि 1200 घंटे, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो 1200 घंटों की क्लास पूरी कर लेता है, तब उसका एक एकेडमिक ईयर जो है माना जाएगा। अब इस 1200 घंटे की क्लास में बहुत सारी क्लास होंगी। उसकी एकेडमिक क्लासेस हो जाएंगी, उसकी वोकेशनल क्लासेस हो जाएंगी, उसकी स्किल क्लास हो जाएंगी। सारी क्लासेस मिलाकर जो है उसे 1200 घंटे की जो क्लासेस हैं वो पूरी करनी है, तब उसका एक एकेडमिक ईयर जो है माना जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे चेंजेस हैं। अब देखिए कितना अच्छा चेंज हुआ है ना। सबके लिए एक साल नहीं भाई, जो जल्दी पढ़ लेगा उसके लिए जल्दी ईयर यहाँ पे संपन्न होगा, है ना, उसके लिए क्रेडिट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, है ना। जो 1200 घंटे नहीं कर पाएगा उसके क्रेडिट कम रह जाएंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेंड करने का प्रयास करेगा ताकि उसके क्रेडिट जो है वो बढ़ पाए। ठीक है, अब इस सिस्टम को हमने तीन भागों में यहाँ पे बांट भी लिया है। कैसे कैसे? एक तो हमारा है स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एक हमारा है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और एक है हमारा नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इस प्रकार के तीन वर्टिकल्स भी यहाँ पर इस सिस्टम के बनाए गए। ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं भी कैसे यहाँ पर प्रोविजंस हैं और क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो दोस्तों, इस हमारा जो नेशनल क्रेडिट सिस्टम है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, इसमें सरकार का प्रयास है कि जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है और जो वोकेशनल इंफॉर्मेशन है, इन दोनों को ऐड किया जाए। यानी हमारा जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एजुकेशन है उसमें वोकेशनल एजुकेशन को भी ऐड किया जाए और एकेडमिक एजुकेशन को भी यहाँ पर ऐड किया जाए। इन दोनों एजुकेशन को ऐड करके बच्चे को व्यवसायिक ज्ञान और बच्चे को जो है वो किताबी ज्ञान, दोनों चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल यही प्रयास किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जब सरकार ने इसको बनाया था उसमें भी इन दोनों को यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है। और अब इसको जो है वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के द्वारा इसको प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा। सरकार का मकसद वही है कि दोनों ही चीजों को जो है वो मिला के रखा जाए। हमने देखा होगा कई सारी रिपोर्ट्स में दावे किए जाते हैं कि भारत में जो स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, उनके अंदर जो है वो काबिलियत नहीं है। 90% स्टूडेंट, ऐसे कई रिपोर्ट में कहा गया है कि 90% जो ग्रेजुएट हैं इंडिया में, वो जो है वो अपनी स्ट्रीम के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। तो उसको सुधारने के लिए जरूरी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जाए, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और उनको व्यवसायिक ज्ञान भी दिया जाए, ताकि आगे जाकर वो रोजगार के लिए परेशान ना हो पाए। अब क्रेडिट किस तरीके से मिलेंगे, तो वही मैंने आपको बताया था कि नेशनल लर्निंग आवर्स जो है वो एक ईयर के फिक्स कर दिए गए हैं 1200। अगर 1200 घंटे कोई बच्चा क्लास ले पाता है तो उसको 40 क्रेडिट जो है वो मिल जाए। ठीक है, इसमें वही, अगर 6 मंथ का सेमेस्टर आपकी है तो 20 क्रेडिट जो है वो हर सेमेस्टर के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस प्रकार का प्रावधान यहाँ पे किया गया। अच्छी बात है, बिल्कुल सही किया गया। अब इसमें क्या किया गया है, हर एक क्लास को, हर एक हायर एजुकेशन को अलग अलग लेवल्स पर बांट दिया गया है और हर एक लेवल के हिसाब से उनको अलग अलग
क्रेडिट पॉइंट दिए गए, ठीक है ना। तो ये जो नेशनल ऑर्स हैं जिनकी बात कर रहा था, 1200 घंटे क्लास आपको लेनी पड़ेगी, वो नेशनल ऑर्स क्या है? टाइम दैट द एवरेज स्टूडेंट वुड नीड टू अटेंड ऑल द क्लासेस, स्टडी फॉर टेस्ट एंड डू असाइनमेंट एंड होमवर्क। यानी ये क्या है? ये एवरेज टाइम है जो सरकार ने कई सारे स्टैट्स को कैलकुलेट करके निकाला है कि एक बच्चे को अपने सारी क्लासेस को अटेंड करने में, अपने सारे स्टडी करने में, अपने सारे टेस्ट की स्टडी करने में और सारे असाइनमेंट और होमवर्क करने में कितना समय लगता है, वो सब मिलाकर कितना निकल के आया है? 1200 घंटे निकल के आया है ऑन एन एवरेज। तो उसी के आधार पर सरकार ने वो तय कर दिया है। अब यहाँ पे जो क्रेडिट हैं उनको अलग अलग लेवल पर बांट दिया गया। जैसे कि स्कूल लेवल पर सारे बच्चों को 160 क्रेडिट पॉइंट लगभग लगभग मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको दर्शाया गया है कि फिफ्थ क्लास तक कितना है? लेवल 1 है ना। और सेकंड क्लास पर कितना है? 40 है। थर्ड पर कितना है? फिर 40 है ना। फिर ये देखिए आपका 9 से लेकर 12 तक कितना है? 40 है। देखिए यहां से 9 से लेकर क्लास 11th और 12th में कितना मिलेगा क्रेडिट आपको? 40। क्लास 9th और 10th के लिए कितना मिलेगा? 40। क्लास 6 टू 8th के लिए कितना मिलेगा? 40। और क्लास 5th तक के लिए कितना मिलेगा? लगभग लगभग 40 है। यानी मैक्सिमम जो क्रेडिट है वो आपके कितने हो जाएंगे? 160 क्रेडिट आपको मैक्सिमम यहां पर स्कोर कर सकते हैं स्कूल लेवल तक। फिर हायर एजुकेशन पे आ जाएंगे आप, तो हायर एजुकेशन में फिर से आप कर सकते हैं 160, है ना। देखिए 40 40 40 और 40 इन सबको मिला देंगे तो आप यहाँ पे जो जो बैचलर डिग्री तक है वो 120 कर सकते हैं। पीएचडी तक आप 320 टोटल जो क्रेडिट है वो अर्न कर सकते हैं। भाई 160 नीचे हो गए, मैक्सिमम स्कूल लेवल पर आपके 160 हो गए क्रेडिट, और ये 160 यहां पर है आपके क्रेडिट। तो 160 और 160 मैक्सिमम आपके 320 हो गए क्रेडिट। अगर आप पीएचडी तक जाते हैं तो पीएचडी अगर आप कर लेंगे तो आपके टोटल जो क्रेडिट्स हैं वो 320 तक यहां पर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का सरकार ने जो है वो सेगमेंट यहां पर बनाए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके अलावा कुछ हमारे स्टूडेंट होते हैं जो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, साइंस क्विज में करते हैं, इंटर्नशिप बहुत सारी करते हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब्स भी करते हैं जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। तो उन सबके क्रेडिट अलग से उनको यहाँ पर मिलेंगे, अलग से उनको दिए जाएंगे, वो उनके अलग से कैलिबर को शो करेंगे और उनके जो करियर है उसमें इजाफा करेंगे, उसमें थोड़ा ग्रो करेंगे। तो इस प्रकार का सिस्टम भी सरकार ने यहाँ पर अब डेवलप किया है अपने इस क्रेडिट फ्रेमवर्क। अब क्रेडिट के लेवल्स भी यहां पे बनाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि यहां पर देखिए क्लास 5th से लेवल शुरू किया गया। क्लास 5th को हमने पहला लेवल माना है। उसी प्रकार क्लास 6 से 8th को हमने सेकंड लेवल माना है। क्लास 9th 10th को हमने थर्ड लेवल माना है। क्लास 11 12th को फोर्थ लेवल माना है। फिर जो ग्रेजुएशन का पहला और दूसरा ईयर है उसे फिफ्थ लेवल माना है। फिर ग्रेजुएशन का तीसरा और चौथा जो ईयर है उसे हमने सिक्स्थ लेवल माना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का पहला और दूसरा ईयर जो है उसे सेवेंथ लेवल माना है। और पीएचडी को हमने एर्थ लेवल माना है। इस प्रकार से हमने एर्थ लेवल 8 लेवल पर ये सारे एजुकेशन को यहाँ पर जो है हमने सेगमेंटेड किया है इस क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये आप एग्जाम के पॉइंट से याद कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं और यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब कहानी आती है दोस्तों कि इस क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ साथ हमने कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे जोड़े हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? आधार इनेबल्ड स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। यानी जितने भी बच्चे हमारे अब स्कूलों में, हायर एजुकेशन में जो इंटरेस्ट लेंगे, जो एडमिशन लेंगे, उनका जो इनरोलमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो उनके आधार कार्ड से लिंक होगा। जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तुरंत उनका एक वर्चुअल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो खुल जाएगा, ठीक है ना। इसी में क्या है? डिग्री क्रेडिट्स जो डिपॉजिट होंगे वो इसी अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। अब डिपॉजिट का मतलब कोई ऐसा नहीं है डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट का मतलब कि इस अकाउंट में आपके सारे क्रेडिट, सारे डॉक्यूमेंट, सारे डिग्रीज का जो डेटा है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये एक तरीके से जैसे डिजी लॉकर है, आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया होगा। डिजी लॉकर पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाते हैं, जो भी हमारी डिग्रीज वगैरह होती है वो सेव हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यहां पर भी हमारी जो डिग्रीज हैं, हमारे जो क्रेडिट्स हैं, वो सारे क्या होंगे? यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पर जाके हम लोग उसको देख सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पे आधार इनेबल्ड है। बट इन सब चीजों के साथ
कुछ चैलेंजेस भी दोस्तों आएंगे। ये अच्छा सिस्टम सरकार ने किया है, स्टूडेंट की रुचि बढ़ेगी, उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट्स को ले पाए, ठीक है। और अलग अलग सेगमेंट के होंगे क्रेडिट, तो उनकी जो खासियत है वो भी सामने आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अभी तक क्या होता है उसके हाथ में केवल डिग्री होती है। अब किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो ज्यादा अच्छा है ना, मान लीजिए कुछ अच्छा वो ओलंपियाड में या किसी गेम्स में या किसी और चीज में बढ़िया है, तो उसके लिए उसके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, वो उसकी क्वालिटीज में गिना ही नहीं जाता, केवल डिग्री ही गिनी जाती है। तो ऐसे में ये जो क्रेडिट सिस्टम है ये बहुत ही बढ़िया उसके लिए रहेगा। अगर आपके पास वोकेशनल नॉलेज है तो उसके क्रेडिट आपके पास अलग से होंगे, अगर आपने कभी जॉब की है तो उसके अलग से आपके पास क्रेडिट्स होंगे, है ना। तो वो चीजें आपके करियर में, आपके जो आपका सीवी है, जो आपका रिज्यूम है, उसमें अच्छा आपको फील कराएगा। बट यहाँ पे चैलेंजेस क्या बने हुए, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि जो हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, चाहे वो स्कूली एजुकेशन हुआ, स्किल एजुकेशन हुआ, हायर एजुकेशन हुआ या स्कूल क्वालिफिकेशन हुआ, उन सब में स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो यहाँ पर दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पर कैटरिंग जो है वो यूनिक नीड्स के लिए यहाँ पर किया गया है, जो बहुत ज्यादा चैलेंज क्रिएट करेगा। सरकार को इससे निपटना होगा। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी इशू है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार इनेबल्ड रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। एक हमारा जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है खुल जाएगा, जो सारे स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकता है। अब मान लीजिए वो किसी प्रकार हैक हो गया, या वो सर्वर डाउन हो गया, या वो किसी प्रकार से उसका मिसयूज हो गया, तो वहां से डेटा सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न उठ सकते हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, जो कॉन्फिडेंशियली है, भाई भाई देखिए, ये सारी जानकारी जो स्टूडेंट के बारे में है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ये स्टूडेंट तक ही सीमित रहनी चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी पर नहीं पहुंचनी पाइए। तो ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा सरकार के लिए इन बातों से निपटना। और इसीलिए ये जो एनसीआरएफ है, यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, सरकार को उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पूरी न्यूज थी, जो हालांकि आपको समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी से मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।